जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। मैं प्रिया आपके साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, जो कि है संसाधन से संबंधित, अर्थात वेरियस रिसोर्सेज दैट इज़ यूज्ड इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। जो पर्यावरण की शिक्षा है उसमें किन किन प्रकार से कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनका क्या महत्व होता है, इस चीज़ के बारे में आज हमारा ये पूरा वीडियो जो है सेंटर्ड रहने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही जो है बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए समझते हैं कि ये पहले तो ये प्रश्न कहता क्या है, संसाधन का अर्थ क्या है, और फिर इसके बाद आगे का जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा बिल्कुल टू द पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि संसाधन कहते किसको हैं, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर सही से दे नहीं पाएंगे। और जिस दिन आपको समझ आ जाएगी उस दिन फिर आप खुद से भी बहुत सारे पॉइंट को बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत से ही कॉन्सेप्ट बनाने पर ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए देखिए, ये जो आपका प्रश्न पत्र है 2022 में पूछा गया था MGKVP में। पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न संसाधन क्या है। संसाधन का अर्थ क्या होता है? वह चीज़ या वह वस्तु जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए जिस चीज़ को आप यूज़ करते हैं वो आपके होते हैं रिसोर्सेज। क्या होते हैं? रिसोर्सेज। तो संसाधन जब भी आपको पूछे रिसोर्सेज, तो आपने सुना होगा, मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताती हूँ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। मानव संसाधन आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो देखिए, हम लोग भी क्या हैं, एक संसाधन ही तो हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि किसी स्पेसिफिक जो उद्देश्य बनते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम भी तो काम करते हैं ना, एक संसाधन के रूप में। अब चाहे वो आर्थिक मतलब पैसा कमाने के लिए, किसी भी प्रकार से हम भी तो उसी उपयोग में लाए जाते हैं। हमारा भी तो प्रयोग कर करके अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। अब वो उसमें हमारा कौन सा संसाधन लग रहा है? श्रम। हमारा कौन सा संसाधन वहाँ पे लगता है? श्रम लगता है। तो इसी प्रकार जब आप पर्यावरणीय शिक्षा की बात करते हैं, मतलब अपने प्रकृति की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन संसाधन हैं? तो संसाधन आपको क्लियर हो गया। पर्यावरण शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा दायित्व को समझाने के लिए विभिन्न संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि जो भारत है या विश्व में आप कहीं भी देख लें तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ अशिक्षित होते हैं, कुछ शिक्षित होते हैं, कुछ शिक्षित में भी शिक्षित तो होते हैं किंतु उनको जागरूकता का अभाव होता है। तो हर तरह के लोग जहाँ रहते हैं, वैसे में ज़रूरी है कि जब कोई गंभीर समस्या हो, जैसे पर्यावरण शिक्षा, जब इसको लोगों में जागरूकता के थ्रू फैलाना है, तो आपके पास अलग अलग संसाधन भी होने चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण शिक्षा के महत्व को समझाने या प्राप्त करने में सहयोग करें। ध्यान से इस लाइन को समझिएगा। जो पर्यावरण शिक्षा जो है उसके इम्पोर्टेंस को समझाने में, कि वाई द इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, या फिर जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है उनको प्राप्त करने में, कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में वो हेल्प करें, जिसके माध्यम से पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो। दैट मीन्स ओवरऑल जिस्ट क्या है, वी हैव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो जब ये चीज़ की बात कही जाएगी कि भाई इसके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं, तो वही आपके जब पर्यावरण के साथ जुड़ जाएगा तो वो पर्यावरण के संसाधनों में काउंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक बार और मैं बता देती हूँ। देखिए, आपको पर्यावरण संसाधन हर क्षेत्र में होता है। जैसे मैंने आपको मानव संसाधन बताया, वैसे ही इस संसाधन को, जिसको हमें क्वेश्चन में पूछा, ये पर्यावरणीय संसाधन है। अर्थात पर्यावरण के कुछ उद्देश्य, कुछ एम होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इनमें जो सहयोग देने वाले होते हैं, जिनकी मदद से हम लोगों को बता पाते हैं, वो जो जिस माध्यम से हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों का, वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा ना। अब चाहे वो समाज के माध्यम से बताया जाए, चाहे वो न्यूज़पेपर में दिखाया जाए, चाहे वो मैगजीन में छपे, तो वो सभी चीज़ें जिसके माध्यम से ऐसा चीज़ें हो पा रही है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को पता लग रहा है कि भाई पर्यावरण शिक्षा भी कोई चीज़ है, इसके कुछ उद्देश्य हैं, तो वही कहलाते हैं आपके पर्यावरण संसाधन। अगर आप ये समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा हुआ है एज वेल एज लॉन्ग में भी पूछा हुआ है। तो शॉर्ट करने के लिए तो आप सिर्फ नाम भी लिख देंगे तो भी आपका काफ़ी है। अब आते हैं, सबसे पहला जो इसमें आता है वो है आपका गेमीकरण, जिसको इंग्लिश में हम गेमिफिकेशन कहते हैं।
यह ऐसी सीखने की तकनीक है जो किसी भी उम्र में प्रभावी होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो गेम होता है, अब तो बच्चे जो बड़े लोग हैं वो लोग भी गेम के काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हैं। तो गेमीकरण अगर आप इसका प्रयोग करते हैं पर्यावरण शिक्षा को बढ़ाने में, जागरूकता प्रदान करने में, तो पहला तो ये है कि ये किसी भी उम्र के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, तो बहुत प्रभावी विधि है। प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक पर ये अधिक प्रभावी है, क्योंकि गेमीकरण आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको जाकर के कोई चीज़ ऐसे समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर उनको खेलों के माध्यम से कोई चीज़ समझाई जाए तो वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो अगर पूछा जाए गेमीकरण सबसे ज़्यादा बेस्ट किस लेवल पे होगा, तो भाई प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं और जो प्राइमरी में हैं। इसका सिंपल सा अर्थ है कि शिक्षा में खेलों का उपयोग आप गेमीकरण को पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं कि शिक्षा के अंदर जो आप खेलों का उपयोग कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे खेलों को शामिल करें जो पर्यावरण शिक्षा के प्रति हमारी जागरूकता को बढ़ाता है, उसकी समझ का विकास करता है, उसकी समस्याओं से अवगत कराता है। क्लियर है इतना? दूसरा है आपका परिवार एवं समाज। इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है। परिवार आपका क्या है? अनौपचारिक। समाज क्या है? अनौपचारिक माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चा सीखता है। बच्चे का पहला स्कूल किसको कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। समाज को क्या कहा जाता है? विद्यालय का लघु रूप। किसने कहा है? जॉन डीवी ने। तो जो आप पहले से पढ़ के आए हैं आप इन सब को इसमें यूज़ करेंगे, और बस इसमें आपको काम एक करना है कि पर्यावरण शिक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिलेट कर देंगे कि समाज में भी बड़े बुजुर्गों द्वारा वृक्षारोपण किया जाए जिसको देखकर बच्चा सीखेगा। परिवार में आपके पौधे लगाए जाए, उसको नियमित तौर से पानी दिया जाए, उसको मतलब ट्रीट किया जाए, बच्चे को दिखाया जाए कि उसके वो हैबिट में आए। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया का यूज़ जितना पॉजिटिव है उतना ही आप निगेटिव, ये आपके ऊपर है, आप उसका प्रयोग किस दिशा में कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है कि इसके वजह से भी आप पर्यावरण के संवेदनशील मुद्दों को भी उठा सकते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता प्रदान कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री, ये ऐसी सामग्री है जो शिक्षक को अलाउ करती है कि आप अपने जो आपका जो पूरा आप कह सकते हैं पाठ है उसको एक बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित ही आप सोचिए अगर हमारे सिलेबस में या शिक्षक के पास TLM नहीं होता तो क्या टीचिंग इतना इफ़ेक्टिव, इतना अट्रैक्टिव, इतना इंटरेस्टिंग हो पाता? नहीं हो पाता। आप सोच कर देखिए, अगर आपको मान लीजिए भूगोल पढ़ाना है और आपको मैप ही ले जाना है, आपको पता ही नहीं है कि नहीं मैप भी हमको लेकर जाना है या फिर ग्लोब लेकर जाना है, तो सोचिए आप बच्चे को कितना बताते रहेंगे, भाई 7 कॉन्टिनेंट है बच्चों, ये ऐसे ऐसे है, इसके लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, नॉर्थ में ये है। बच्चे कैसे समझ पाएंगे जब वो उस चीज़ को देखते हैं। इसके साथ जब आप प्रकृति की बात करते हैं, जब आप पुष्प का रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं कि भाई देखिए इनमें कैसा जो है आपका होता है, लीव्स में अगर आप पढ़ा रहे हैं कि भाई 2 प्रकार के लीव्स के अंदर आपको पत्तियां दिखती हैं, एक वेनेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे एक केले की पत्ती है जिसके अंदर सीधे सीधे प्रकार से वेनेशन होता है, ठीक, और एक आपकी अलग अलग पत्तियां हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से, तो रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप 2 पत्तियों को भी लेकर के जाते हैं तो भी आपकी कक्षा बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक हो जाएगी। ये तरीका है कि आप किस तरीके से इसको रिलेट करें। एग्जाम में एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप रिसोर्सेज संसाधन के आंसर को लिख रहे हैं, चाहे प्रदूषण के आंसर को लिख रहे हैं, कोई भी आप लिख रहे हैं, पर्यावरण को भूलिएगा मत, उसके पर्यावरण के संदर्भ में ही उत्तर को लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो शब्द सामग्री से आप योजनाबद्ध तरीके से, स्पष्ट तरीके से बच्चे के अंदर उस संप्रत्यय का विकास कर पाएंगे। ऑडियो विजुअल एड्स, इसके साथ देखिए ऑडियो विजुअल एड्स इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा है, जो उसका कॉन्सेप्ट है कि कुछ बच्चे हैं जो सुन करके अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, कुछ बच्चे देख करके, कुछ बच्चे टच कर करके, कुछ बच्चे करके, तो जो चारों प्रकार के अलग अलग लर्नर्स होते हैं, आप यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से हर एक लर्नर की नीड को पूरा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे नीड को आप पूरा करेंगे? अब जैसे मान लीजिए अगर आप टेलीविज़न है तो टेलीविज़न भी एक माध्यम है कि आप इससे जागरूकता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन TLM को बेस्ट क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ देखने का काम नहीं करेगा, अगर किसी को सुन करके अच्छे से समझ में आता है तो सुनने का भी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कोई है कि नहीं जिसको टच करके या देख करके ही समझ में आए, उसके लिए भी यहाँ पर स्पेस है, और कोई है कि नहीं हम करके देखेंगे तो उसके लिए भी यहाँ पर स्पेस है। तो इससे जो आपकी लर्निंग होती है, बच्चे का जो कॉन्सेप्ट समझने का तरीका है वो प्रभावी होगा और ये वो आकर्षित होगा। और जब बच्चे अच्छे से समझते
हैं तो यही बच्चे आगे जाकर के पर्यावरण में एक बड़े जो है पर्यावरणविद के तौर पे हमारे सामने आते हैं, जिनके अंदर उसकी समझ होती है, उसके पर्यावरण के प्रति जो आप कह सकते हैं ना कि तदानुभूति होती है, सिंपैथी नहीं एम्पैथी होती है, कि वो उस पेन को फील कर पाते हैं। पोस्टर्स के माध्यम से अलग अलग जगह, जैसे आप देखेंगे कि कोविड का टाइम था तो उस टाइम हाथ हैंड वॉश भाई प्रॉपर करते रहिए, डिस्टेंसिंग रखिए, तो वो जो बैनर पोस्टर लगे रहते हैं तो वो जब आप जाते हैं उनको देखते ही दिमाग में तुरंत उस चीज़ के बारे में चलने लगता है। स्वाभाविक सी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को जब सामने देखेंगे तो दिमाग इंटरप्रेट करेगा, तो उससे संबंधित ख्याल आपको आने लगेंगे। तो पोस्टर भी एक इफ़ेक्टिव तरीका है, एक रिसोर्सेज है, एक संसाधन है। स्कूल, महाविद्यालय और संस्थाएं। स्कूल जो है बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, तो ज़रूरी यहाँ स्कूल में ये है कि जो आपका पाठ्यचर्या हो, जो करिकुलम हो, उस करिकुलम में आप पाठ्यक्रम की बातें करें, मतलब करिकुलम में आप क्या करें, पर्यावरण की बातें करें, पर्यावरण को इंक्लूड करें। क्लियर है? अब आप इसको कैसे करेंगे, तो जैसे देखिए जब आप पाठ्यक्रम में बात करते हैं तो अलग अलग जो आपके पर्यावरण से संबंधित आंदोलन चले हैं, चाहे वो वन महोत्सव का कार्यक्रम हो, अलग अलग कार्यक्रम भी आप डाल सकते हैं। अमृता देवी विश्नोई का मुद्दा हो, चाहे चिपको आंदोलन हो, चाहे एपिको मूवमेंट हो, ये सभी चीज़ों को आप उसमें डाल करके बच्चे को बता सकते हैं कि देखो पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसके लिए कितने सारे लोगों ने अपने जान की आहुति भी दे दी है। इसके साथ स्कूलों में, महाविद्यालयों में, संस्थाओं में विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष आयोजन करवा के वृक्षारोपण किया जा सकता है, बच्चों से प्रतिज्ञाएँ ली जा सकती हैं और कुछ नए नए सल्यूशंस, कुछ डिबेट्स करा करके, परिचर्चा करा करके कुछ सल्यूशंस को भी बच्चों से मांगा जा सकता है। क्लियर? कलात्मक रूप, चित्रकारिता। देखिए अब ये जो कलात्मक रूप है, चित्रकारी के माध्यम से भी जो है बच्चे अपनी सोच को बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ आप बोल नहीं सकते उसको शायद आप चित्रकारी के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से, पेंटिंग वो चीज़ बता सकती है जो हम अपने आप से, या फिर आप कह सकते हैं जो हम शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, वो चीज़ आपको एक पेंटिंग बता सकती है। जैसे आप कभी कभी देखते हैं बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, उसको पेंटिंग के माध्यम से इतना खूबसूरती से बयां किया जाता है कि वो चीज़ फिर लैंग्वेज में अगर कोई बोले तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसकी वजह से जो आपकी कलात्मक रूप है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अद्भुत पुस्तिका प्रदर्शन। ये अद्भुत पुस्तिका प्रदर्शन कैसे आप करेंगे? एज अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के रूप में करेंगे। ठीक है, जैसे प्रयोजन आप बना रहे हैं, प्रयोजना विधि के माध्यम से जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसमें आप अलग अलग चीज़ों को जो है यहाँ पर खोजेंगे, अलग अलग चीज़ों को सीखेंगे। जैसे कई बार आप देखेंगे छोटी क्लासेस में दिया जाता है कि भाई जो पत्तियाँ हैं जो सूख जाती हैं, या फिर उन पत्तियों को जो है उनके अवशेष से आप बनाइए, बताइए किस चीज़ की पत्ती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान। तो जब उस चीज़ को बच्चे देखते हैं, करते हैं, उसमें मेहनत लगती है, एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं, तो उससे उनके भी ज्ञान में क्या होता है, वृद्धि होता है और वो जागरूकता बढ़ती है, जो इस इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। बाला, बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाला क्या है? आप छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में अगर जाते हैं तो आप देखते हैं कि बिल्कुल रंग बिरंगी दीवारें होती हैं। वो रंग बिरंगी दीवारें क्यों होती हैं? ताकि जब बच्चा स्कूल में आए तो उसको अच्छा लगे। जब वो स्कूल में घर को छोड़कर आए तो वो रोते हुए आता है, तो जब वो रोते हुए आता है तो वो देखता है कि अरे इतनी सारी रंग बिरंगी, कहीं तितली उड़ रही है, कहीं बच्चा कुछ कर रहा है, तो ये क्या है? कहीं टेबल लिखा हुआ है, कहीं कुछ पेड़ पौधे बने हुए हैं, कहीं फोटोसिंथेसिस दिखाई जा रही है। उसको पता नहीं होता है, वो पढ़ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो आकृतियाँ देखकर एक समय के लिए उसका मन उन सभी चीज़ों पे लग जाता है। यही होता है बाला, मतलब जो आपकी दीवारें हैं, जो आपकी बिल्डिंग है, उसको आपने प्रयोग कर लिया है सीखने के अधिगम के रूप में। किसके रूप में प्रयोग कर लिया है? सीखने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब बच्चा उसको देखेगा, आप देखेंगे छोटे बच्चों की आदत है हमेशा पूछने का, ये क्या है, ये क्या है। तो इसके क्या है कि जब वो बच्चा पूछेगा, उसको बताया जाएगा, टीचर बताएंगे कि भाई ये है, इससे ये होता है, तो बच्चा सोचेगा कि अच्छा ये चीज़ है। तो स्टार्टिंग से ही उसके हैबिट में ये डालना कि आप प्रकृति के भाग हैं, हम क्या है, प्रकृति के भाग, और प्रकृति को हमें करना है संरक्षित। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाला इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगिताएँ एवं कार्यक्रम का संचालन। अब देखिए अलग अलग प्रतियोगिताओं के माध्यम से आपने देखा भी होगा, बहुत बार प्रतियोगिताएं आपके विद्यालय में जब आप पढ़ते रहे होंगे तब भी हुई होगी, कि जिसमें कि पर्यावरण बचाओ पर मुहिम चलाना है, या पर्यावरण बचाओ पर पोस्टर बनाना है, या फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर ऐसे लिखना है, इस प्रकार से। और ये जो प्रतियोगिताएँ हैं ये विद्यालय स्तर पर भी की जाए, राज्य स्तर पर भी की जाए, जिले स्तर पर भी की जाए, ठीक ऐसे।
रैलियों के माध्यम से भी हम लोगों के अंदर जागरूकता का जो है संचार कर सकते हैं। अन्य स्रोत में जैसे एनजीओ कौन होते हैं भाई? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी जो संगठन होते हैं। प्रिंट मीडिया, लाइब्रेरी, ठीक, ये सारी चीज़ें। हमारी पृथ्वी सबसे बृहद संसाधन, जैसे कि देखिए जो सबसे अधिक जहाँ पर संसाधन है जिससे हम सीख सकते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारी अर्थ है, मदर अर्थ ही है, क्योंकि ये हमें हर चीज़ की टीचिंग देती है, हर चीज़ सिखाती हैं। और उसे सीखने के लिए सिर्फ हमारे अंदर सीखने का भाव होना चाहिए। आप देखेंगे कि एक पौधा, कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत एडवर्स कंडीशन में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी एक पौधा ग्रो कर जाता है। कैसे? क्योंकि उसके लिए उस प्रकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर उस प्रकार की कंडीशन को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है? अर्थ। तो वैसे ही हम भी कर सकते हैं। तो ये अदर जो संसाधन है, उस संसाधन में पृथ्वी भी हमारे एक संसाधन के रूप में है, जो हमें इस चीज़ की टीचिंग देती है, बताती है कि आपको क्या करना है। आपको चीज़ों को कंजर्व करना आना चाहिए, चीज़ों का आपको एक सस्टेनेबल यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, आप रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, जैसे आप देखेंगे कि जो हमने 3R की थियरी हम पढ़ते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, तो क्या आपको लगता है कि जितने भी आप देखिए मानव ने जितनी भी चीज़ों की सोच की है ना, वो उसको कहीं बाहर से नहीं आई है, वो प्रकृति में निहित है। और जिस दिन किसी मानव ने उस प्रकृति में निहित चीज़ों के तर्क को समझ लिया, आशय को समझ लिया, उसने एक नई चीज़ बना दी जिसको हमने आविष्कार कह दिया। जो हम कहते हैं कि भाई किसी चीज़ का प्रयोग करो, फिर उसको रिड्यूस करो, रीयूज़ करो और फिर वापस से रिसाइकलिंग कर दो ताकि फिर से वो बन जाए। तो आप देखिए जो हमारी अर्थ होती है उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं भाई, इनका भी एक टाइम होता है जब पत्तियां झड़ती हैं, वो पत्तियां झड़ के वापस ज़मीन के अंदर चली जाती हैं ना, चली जाती हैं। पेड़ पौधे कुछ भी अगर फल ले रहे हैं तो फल के बीज इधर उधर विस्तृत हो जाते हैं, तो क्या वो ख़राब हो जाते हैं? तो अर्थ क्या आपको टीचिंग दे रही है कि जो भी चीज़ें हैं वो इसी अर्थ की हैं और इसी में मिल जाएंगी, चाहे वो आप हैं चाहे वो कोई भी है, आपको जाना उसी मिट्टी के अंदर ही है। और बस ये प्रक्रिया जो है वो गोज़ ऑन होती है। ठीक, तो जो ये इंस्पिरेशन का सोर्स है वो हमारी मदर अर्थ भी है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA, ये भी आपके एक संसाधन के रूप में है। ये जितनी भी चीज़ें अदर सोर्सेज में हम पढ़ रहे हैं, ये लोग एक एजेंसी के तौर पे काम करेंगे, संस्था के तौर पे काम करेंगे और जन जन तक जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान, नेशनल वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, ये लोग क्या करते हैं कि जीवों के सुरक्षित वातावरण व अनुकूल परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं और फिर उससे जो निष्कर्ष निकलता है उसको लोगों के बीच में फैलाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशनल फाउंडेशन, यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में, विषय में विभिन्न जानकारी, प्रोग्राम की सूचना मिलती है। आप चाहें तो आप नीफ, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, नीफ, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड फेडरेशन फाउंडेशन। तो ये जो नीफ है, ये अगर अभी भी आप जाकर के गूगल पे देखेंगे तो उसकी जो अपकमिंग प्रोग्राम्स है कि कहाँ कैसे होने वाला है उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद है आपका पर्यावरण साक्षरता परिषद, इन्वायरमेंटल लिटरेसी काउंसिल। फिर है कंजर्वेटरीज क्या कहती हैं? स्मार्ट पेपर चयन के लिए विशेष सलाह। जैसे होता है ना कि कुछ ऐसी एजेंसी होती हैं जो आपके सॉल्यूशंस को मानती हैं कि भाई बताइए, क्योंकि हमारे पास इतने ब्रेन्स हैं। अब एक आदमी को अगर आप कहेंगे कि नहीं सारी बुद्धि उसको, ये तो ऐसा नहीं है, सबके पास यूनिकनेस है। तो ये लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने बनाया है कंजर्वेटरीज, कि जहां आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। स्मार्ट पेपर चयन के लिए आप सलाह दे सकते हैं। क्लासरूम के कागज़ का कैसे हम बचा सकते हैं, उसको डिस्पोज कैसे करें, उसको रिड्यूस रीयूज़ कैसे करें, ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा बताई जाती हैं। ठीक, तो अब देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ है, इन डेज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा और मार्क करिए। जैसे पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को। अब इन संसाधन के जो प्रयोग हैं, अभी आपने संसाधन पढ़ा है, अलग अलग संसाधन पढ़ लिया आपने, समाज, परिवार, बहुत सारे। अब उनको प्रयोग जब आप करेंगे तो किसी न किसी विधि के माध्यम से करेंगे ना, तो उनके प्रयोग की विधियाँ क्या हैं, अब हम पढ़ेंगे विधियों के बारे में। क्लियर है? प्रयोग की विधियां। तो सबसे पहली विधि है क्षेत्र भ्रमण विधि। अब आपको समाज में या विद्यालय में कोई भी चीज़ समझाई जाएगी, बताई जाएगी, किंतु अगर आपको उसका वास्तविक अनुभव ले रहा है तो क्षेत्र भ्रमण विधि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है। संवेदनशीलता बच्चे के अंदर आएगी तो उसके लिए क्षेत्र भ्रमण सबसे बेहतरीन है। समूह चर्चा, कौन सा टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित, उसकी समस्याएं क्या हैं, कैसे वो दूर होगा, समूह चर्चा उसके लिए बेस्ट है। भूमिका निर्वहन आपने देखा हो, जो छोटे बच्चे होते हैं
वो जब उनका कंपटीशन कोई होता है, जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, कुछ फैंसी ड्रेस टाइप कंपटीशन होते हैं, तो कुछ लोग इन्वायरमेंटल पेड़ बनते हैं। पीछे एक बड़ा सा बेचारे छोटे बच्चे जो है पेड़ टांग लेंगे और वो आएंगे और सामने कहेंगे मैं पेड़ हूँ, मुझे मत काटो, मुझे बचाओ। उस बच्चे को अभी पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने स्तर से वो कार्य कर रहा है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से उसको समझ में आता है धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा कि नहीं, पेड़ों को उस टाइम से ही बचाना कितना ज़रूरी है। तो ये भूमिका निर्वहन होता है कि आपको जो जिसके पास समस्या है आप वही रोल करके देख रहे हैं कि कैसा महसूस हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि जिसकी जूती फटी होती है, जिसका प्रॉब्लम है, सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकता है, बाकी सामने दूसरा नहीं। दूसरा सिर्फ उसको सिंपैथी के निगाह से देख सकता है कि हाँ ठीक है, बट एम्पैथी सबके अंदर नहीं होती है, वही वाला हालत है। पर्यावरणीय खेल, इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, ये भी आपकी एक विधि है। वाद विवाद के माध्यम से, प्रोजेक्ट कार्यों के माध्यम से, सह पाठ्यचर्या क्रियाओं का आयोजन, जो आपके पढ़ाई के साथ साथ होने वाली एक्टिविटीज़ होती है जिसको हम पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं, उन क्रियाओं में भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को मतलब उससे जो है उसको प्रयोग करके, पर्यावरण दिवस मना करके हम इसको कर सकते हैं, पाठ्यक्रम में स्थान दे करके। ये कुछ प्रमुख विधियां हैं जिनके माध्यम से जो संसाधन जो मैंने आपको बताए हैं उनको हम प्रचार प्रसारित करते हैं, लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर था जो विभिन्न संसाधन आपके पर्यावरण की शिक्षा में उपयोग में लाए जाते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से। कोई संशय है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, वहाँ आप पूछ सकते हैं। इसके साथ वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।